साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आप सभी की दरोगा भर्ती की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आशा करता हूँ आप जल्दी ही दरोगा बन जाएं। मैं एक श्रृंखला चला रहा हूँ जिसमें दरोगा भर्ती के पिछले वर्षों में हुए प्रश्न पत्र में हिंदी भाग को हल कराने की, उसी क्रम में आज का जो पेपर है ये 19 दिसंबर 2017 को आयोजित हुआ था द्वितीय पाली में। देखिए, समझ लीजिए पहले प्रश्नों को हल कैसे करना है। देखिए, प्रत्येक प्रश्न को मैं पढ़ूंगा, उसके विकल्पों को पढ़ूंगा और देखिए दाएं हाथ की तरफ आपको 10 एक घड़ी बनी दिखाई दे रही है, इसको मैं चालू कर दूंगा। 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा और प्रश्न का उत्तर आपको देना है, फिर उसको विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? रीतियाँ, विधियाँ, नीतियाँ, रीतियाँ। हाँ जी, देखते हैं। देखिए, बहुवचन की बात करी जाए तो पहली बात तो रीति शब्द होता है, रीति। ठीक है, तो रीति में देखेंगे तो रीतियाँ सही दिया है, नीतियाँ भी सही दिया है, विधियाँ भी सही दिया है। कौन सा सही हो जाएगा आपका? पहले का ए। रीतियाँ नहीं होता, रीतियाँ होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? बादल, मेघ, वायु, समीर, युद्ध, रण, संग्राम, समर, सहचर, संगी, साथी, दोस्त, मत्स्य, मछली, मीन, मकर। देखिए, पर्यायवाचियों के जोड़े हैं, पर्यायवाची दिए हुए हैं, अब आपको देखना है। चलिए समय समाप्त, देखते हैं। देखिए, बादल जो है, बादल, बादल का मेघ तो होता है लेकिन वायु और समीर जो है ये हवा के पर्यायवाची होते हैं, बादल के नहीं। तो इसमें से कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा? दूसरे का ए। चलिए प्रश्न संख्या 3। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना है, सुनना मुझे किसकी कृति है? धूमिल, श्रीलाल शुक्ल, भीष्म शानी या यशपाल। हाँ जी, समय समाप्त, देखते हैं। देखिए, ये जो काव्य कृति है ये धूमिल जी की है और ये 1900, इनको ये जो पुरस्कार मिला था 1979 में मिला था। ठीक है, और अगर पूछ ले कि कल सुनना मुझे धूमिल की किस प्रकार की कृति है तो ये एक काव्य संग्रह है। ठीक है, क्या है? एक काव्य है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वही सामान लेना है, कल तुमको कहाँ जाना है, जिसे देखो वह व्यस्त है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें किसी से कुछ नहीं कहना, ये भी शुद्ध है। मुझे वही सामान लेना है, यह भी शुद्ध है। जिसे देखो वह व्यस्त है, ये भी शुद्ध है। बचा ये, अब इसमें अशुद्धता कहाँ है? इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ये तुम को या कारक विभक्ति को के स्थान पर यहाँ आएगी तुम्हें। क्या आएगा? तुम्हें। कल तुम्हें कहाँ जाना है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे का। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है आपका 5वां प्रश्न। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? यामा, चिदम्बरा, बुनी हुई रस्सी या उर्वशी। समय समाप्त, देखते हैं। देखिए, यामा जो रचना है ये महादेवी वर्मा की रचना है और इसको 1982 में, मैं लिख दे रहा हूँ, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और इसे 1968 में इस रचना पर सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और हिंदी में अगर पूछा जाए कि हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया तो वो था चिदम्बरा पर। और किसको दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत जी को सबसे पहले दिया गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उर्वशी। उर्वशी जो रचना है ये आपकी दिनकर जी की रचना है और 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो देखिए, सबसे पहले तो इनको मिला था, दूसरे नंबर पर इनको मिला था। ठीक है, अब बच कौन सा गया? बुनी हुई रस्सी। तो ये हो जाएगा 5वें का सी सही उत्तर। चलिए
आगे बात करते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न क्या है कि पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पुजारिन, पुजाराइन, पुजारीन, पुजारीन। हाँ जी, देखते हैं। देखिए, पहला है पुजारिन, दूसरा है पूजाराइन, तीसरा है पूजारिन और चौथा है पूजारीन। तो पूजारीन नहीं होगा, पूजारिन भी नहीं होगा, पूजाराइन भी नहीं होगा, पुजारिन होगा। छोटी की मात्रा पू पर आएगी। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है गुण के विपरीत नाम इस अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। आँख का अंधा नाम नैन सुख, आँख के अंधे गांठ के पूरे, अंधों में काना राजा, अपना हाथ जगन्नाथ। हाँ जी, समय समाप्त। देखते हैं। देखिए, गुण के विपरीत नाम, गुण का मतलब आँख है नहीं, ये ऑप्शन देखते हैं, इसका ये ऑप्शन सही है। आँख है नहीं है, यानी कि आँखों से तो अंधा है, लेकिन नाम क्या है? नयन सुख, नयनों का सुख। तो ये क्या हो गया कि गुण के विपरीत नाम रख देना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे आठवां प्रश्न क्या है आपका, वो देखते हैं कि नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? भूदेव, महादेव, नलिन, राजीव, भूप, महीप, त्रिलोचन, रुद्र। हाँ जी, समय समाप्त। देखते हैं। देखिए, भूदेव, भूदेव तो चलो हो जाएगा, भूमि का देवता नृप अर्थात राजा को ही कहा जाता है, लेकिन महादेव शिव जी का है, तो ये ऑप्शन चला गया। ठीक है, राजीव कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, त्रिलोचन श्री क्या नाम है, शिव जी को कहा जाता है, रुद्र भी शिव जी को कहा जाता है, तो ये नहीं है। अब सी ऑप्शन देखते हैं। भूप, भूप मतलब राजा, और महीप मतलब मही माने धरती, और नृप मतलब राजा। तो धरती के राजा को ही राजा कहा जाता है, तो नृप का जो सही समानार्थी होगा वो होगा सी, भूप तथा महीप। चलिए, नमा, बूंद बूंदते घट भरे सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति को पूरा कीजिए। टपकत रीतो होए, घट भरे सो टपकत जाए, घट भरे सो खाली होए, घट रीतो होए। देखिए, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। ये काव्य कृति है, काव्य से लिया गया है। चलिए देखते हैं। हाँ जी, देखिए, बूंद बूंद से घट भरे टपकत रीतो होए, यानी कि बूंद बूंद से तो घड़ा भरता है, और अगर वो टपक जाए तो टपकने लगे तो रीता होता चला जाता है। तो ये इसमें नमे का ए सही होगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न। उत्साह वास्तव में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान की मिलीजुली अनुभूति है। कर्म और फल की, कर्म और कर्तव्य की, फल और कर्म की, धर्म और अधर्म की। वैसे ये प्रश्न आ चुका है इसी परीक्षा में, किसी और दिन परीक्षा आयोजित हुई थी, शायद 20 तारीख को जो आयोजित हुई थी उसमें आया था। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। उत्साह वास्तव में कर्म और फल, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में विभक्ति संबंध त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। रामा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है, राम घर जाता है। हाँ जी, समय समाप्त। देख लेते हैं। देखिए, याद रखिएगा कि जो निर्जीव कर्म होते हैं, कहाँ जाती है या कहा जाए तो घर जाती है आएगा, को विभक्ति यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, निर्जीव के साथ में कारक विभक्तियों का प्रयोग या को का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो रामा घर जाती है ये होगा, रामा घर को जाती है नहीं होगा। ठीक है, तो पहले का ए सही हो जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 12। इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? हरि धन याली, अभि धन यान, उप धन हार, पत्थर धन ईला। हाँ जी, देखते हैं। देखिए, इनमें से जो विकल्प असंगत है वो है आपका ए, हरिधन याली। कैसे, वो बताता हूँ अभी। देखिए, पहले उपधन हार, उपसर्ग हार से जुड़ जाता है तो उपहार बन जाता है। यान से जब अभि उपसर्ग जुड़ जाता है तो अभियान बन जाता है।
और पत्थरदन ईला, ईला उपसर्ग है अपने आप में, ठीक है, तो बन जाता है शब्द पथरीला। लेकिन अगर याली की बात करी जाए तो याली प्रत्यय नहीं है, याली की जगह आली प्रत्यय होता है। जब हरा के साथ में, हरा शब्द के साथ में आली जुड़ता है तो शब्द बनता है हरियाली, ठीक है। तो इसका जो असंगत है वो हो जाएगा हरियाली, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13, प्रत्येक रिक्त स्थान सिखाता है कि आपस में से रहो। धर्म भाईचारे, व्यक्ति स्वार्थ, समाज मित्रता, व्यक्ति मिलजुल। हाँ जी, देखते हैं, समय समाप्त। देखिए प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में मेल जोल से रहो, तो इसका 13वें का ए ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? प्रताप, हंस, सरस्वती, सुधा वर्षा। ये सुधा वर्षा नहीं है, सुधा वर्षण है, ठीक है, इसमें ड़ा और आएगा, यहाँ पर लिख लेना आप। हाँ जी, चलिए देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी रहे हैं हंस पत्रिका के संपादक। इन्होंने 1930 में इसका संपादन किया था और यह बनारस से प्रकाशित होती थी हंस। चलो बाकी के बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखिए ये जो प्रताप है, ये प्रताप पत्रिका 1913 में गणेश शंकर विद्यार्थी जी प्रकाशित करते थे। कानपुर से प्रकाशित होती थी ये प्रताप पत्रिका। कब होती थी? 1913 में। कहाँ से? कानपुर से, ठीक है। सरस्वती पत्रिका की बात करते हैं, इससे संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। कभी ये पूछता है कि सरस्वती पत्रिका का सबसे पहले संपादन किसने किया था? तो इसका जो संपादन थे वो सबसे पहले थे चिंतामणि जी, ठीक है। उसके बाद इसका संपादन श्याम सुंदर दास जी ने 1902 से किया था। एक साल ही वो कर पाए थे, उसके बाद में 1903 से इसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। अगर ऑप्शन में तीनों आते हैं कि इसका संपादन किसने किया, तो अगर पहले पूछा जाएगा तो आपको चिंतामणि लगाना है, उसके बाद पूछा जाए तो श्याम सुंदर, और सबसे बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन सबसे ज़्यादा नाम इसमें प्रसिद्ध किसका हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसकी सुधावर्षण। ये जो सुधावर्षण है ये बहुत महत्वपूर्ण पत्र था और ये हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था। उससे पहले जो थे वो या तो वार्षिक आते थे या 6 महीने के छमाही आते थे, या कहा जाए मासिक आते थे, लेकिन दैनिक कोई समाचार पत्र नहीं था हिंदी का। तो ये हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र था। इसके जो संपादक थे वो श्याम सुंदर जी थे और यह 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ठीक है। चलिए अब हंस की बात करी थी मैंने, तो अभी एक बात और हंस के बारे में समझ लीजिए। हंस पत्रिका का प्रकाशन बाद में बंद हो गया, फिर उसके बाद में इसका दोबारा से प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जो कि दिल्ली से होता था, और इसके जो संपादक थे वो राजेंद्र यादव जी थे। तो याद रखिएगा, अगर पूछे कि हंस का पुनः प्रकाशन कहाँ से होता था, तो दिल्ली से होता था, और जो पहले हंस पत्रिका का प्रकाशन होता था वो बनारस से होता था। चलिए 15वें प्रश्न पे चलते हैं। 15वां प्रश्न क्या है? इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी नहीं है रचना, ठीक है। उस जनपद का कवि हूँ, बादलों को गिरते देखा है, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस। हाँ जी, समय समाप्त। देखते हैं 15वें का ए सही है। ये जो रचना है त्रिलोचन जी की है। उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन जी की रचना है। चलिए 16वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा है? विकल्प: मानो घर घर ना हो, कोई चिड़ियाघर हो, एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। यह काया है या शेष उसी की छाया है, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। हाँ जी, चलिए देखते हैं, सभी के बारे में मैं बताता हूँ। मानो घर घर ना हो, कोई चिड़ियाघर हो, ये है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। किसका है? उत्प्रेक्षा। तो जहाँ मनो मानो जनो जानो आ जाते हैं वहाँ क्या हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान की क्या की जाती है? संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक रम्य उपवन था, नंदन वंशा सुंदर, ठीक है। तो यहाँ पर रम्य उपवन का नंदन वन से तुलना की जा रही है, तो यहाँ उपमा हो जाएगा, ठीक है। और रति सम रमणीय मूर्ति राधा की, तो ये भी उपमा हो जाता है। अब बात आई संदेह की। संदेह क्या होता है? जहाँ हम निश्चित ना कर पाएँ।
ठीक है। यहाँ निश्चित ना हो पाए कि उपमान कौन है, उपमान कौन, उपमेय कौन है, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ निश्चित नहीं हो पा रहा कि यह काया है अर्थात शरीर है, या उसकी छाया अर्थात जो परछाई होती है वो है। तो परछाई में और काया में क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। तो 16वें का कौन सा सही हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए 17वां है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास। हाँ जी, चलिए देखते हैं। आधे अधूरे जो है ये एक नाटक है और ये मोहन राकेश जी ने लिखा है। चलिए 18वां प्रश्न, पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीतलहर से रिक्त स्थान जीवन अस्त व्यस्त हो गया। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। व्यक्ति, जन, व्यक्तिगत, लोक। हाँ जी, चलिए देखते हैं। ये वैसे सभी का सही होगा, जनजीवन होता है। ठीक है, तो 18वें का बी हो जाएगा। चलिए 19वां, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पूर्वज, परवर्त, पूर्वरत, परवर्ती। हाँ जी, चलिए देखते हैं। पूर्ववर्ती का मतलब जो पहले का, और परवर्ती का अर्थ है बाद का। तो 19वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वें प्रश्न पर, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह क्रिया का कौन सा रूप है? अकर्मक है, आज्ञार्थक है, द्विकर्मक है, या प्रेरणार्थक है? हाँ जी, चलिए देखते हैं। देखिए, जिसने प्रेरणार्थक को नहीं पढ़ा है तो बहुत से लोग हो सकता है इसमें आज्ञार्थक क्रिया लगा सकते हैं, लेकिन आज्ञार्थक नहीं है, यहाँ पर प्रेरणार्थक है। ठीक है, जहाँ मूल धातु के संग वा प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनती है, ये प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, जहाँ कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी और से करवाता है, जैसे यहाँ पर माँ ने स्वयं क्रिया नहीं करी, पिताजी से करवाई है, तो यहाँ कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। चलिए 21वां, देखिए क्रिया अगर आपको अच्छे से पढ़नी है, मैं बता रहा हूँ बहुत से लोग क्रिया को गलत पढ़ चुके हैं यूट्यूब पर, तो आप एक बार मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा क्रिया से संबंधित, और आपके जितने भी भ्रम होंगे क्रिया को लेकर वो समाप्त हो जाएंगे। चलिए 21वां प्रश्न, जिसका दमन ना किया जा सके वह रिक्त स्थान कहलाता है? कृतज्ञ, अदम्य, दम्य, दामिनी। हाँ जी, चलिए देखते हैं। देखिए, जिसका दमन ना किया जा सके वो अदम्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए दामिनी तो बिजली का पर्यायवाची। चलिए 22वां, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हाँ जी, चलिए देखते हैं। देखिए, खिलौनों को गिना जा सकता है, और खिलौने कितने हैं क्या पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। 22वें का बी। अगर यही होता दादी ने ढेर सारी मिठाई खरीदी, तो मिठाई को गिना नहीं जा सकता, तो मिठाई को मापा तोला जा सकता है, तो वह निश्चित प्रमाणवाचक में चला जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 23वां, गायिका शब्द का बहुवचन क्या है? गायक, गायिकाएं, गायिकाएं, गायिकाओं। हाँ जी, चलिए देखते हैं। देखिए, गायिका शब्द का जो बहुवचन बनेगा वो बनेगा गायिकाएं। ठीक है, गायिकाओं तब बनता है जब इस गायिका शब्द के साथ में कोई कारक विभक्ति दी होती, जैसे गायिका ने तो हो जाता गायिकाओं ने। तो इसका कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24वां क्या है? उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक रिक्त स्थान नहीं रखा, बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर रिक्त स्थान आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। सीमित भविष्य में, छुपा आगे की, सीमित अपनी, नियत अपने। हाँ जी, चलिए देखते हैं। देखिए, उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक सीमित नहीं रखा, इसका सी ऑप्शन देखिए, बल्कि लिखकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को, तो 24वें का सी हो जाएगा। चलिए 25वां,
25 में क्या है कि दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? कौतूहल, कौतुक, हर्ष, प्रमोद, उत्सुकता, अभिलाषा, विराम, विलंब। हाँ जी, देखते हैं। देखिए, उत्कंठा जो शब्द है ये अभिलाषा से संबंधित है, अभिलाषा को कहते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्सुकता तथा अभिलाषा। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? अलका सराफगी, कृष्णा सोबती, दीप्ति खंडेलवाल, उषा राज। हाँ जी, देखते हैं। एक मुलाकात कहानी की जो कथाकार हैं वो हैं उषा राज। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सिलीगुड़ी, रांची, जोधपुर, जबलपुर। हाँ जी, देखते हैं। देखिए, बघेली बोली जो है वो जबलपुर में बोली जाती है। समझिए कैसे इसको लगाना था। रांची जो है ये झारखंड में आता है, और झारखंड बिहार का एक भाग था पहले, और बिहार में चलती है बिहारी हिंदी उपभाषा की बोलियाँ। तो रांची में जो चलती है वो तो है आपकी मगही। सिलीगुड़ी जो है ये पश्चिम बंगाल में आता है, तो यहाँ पर बंगाली चलती है। जोधपुर जो है राजस्थान में आता है, और यहाँ पर जो चलती है वो आपकी मारवाड़ी बोली चलती है। अब बच गया जबलपुर। जबलपुर में बघेली बोली बोली जाती है, जिसे रिवाई भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रिवाई। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। साम्राज्ञी, सम्राट, रानी, राज, कवित्री, कवि, ठकुराइन, ठाकुर। सही विकल्प लगाना है आपको। चलिए चलिए देखते हैं। रानी का होता है राजा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हटा दीजिए, गलत दिया हुआ है। कवियत्री का कवि होता है। ठीक है, कवि नहीं होता। ठीक है, तो ये भी हटा दीजिए। ठाकुर का ठकुरानी होता है, ठकुराइन नहीं होता। तो बच कौन सा गया? 28वें का ए। ठीक है, बोलने को बहुत से ठकुराइन बोल देते हैं, लेकिन ठकुरानी होता है। ठीक है, जैसे अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। चलिए 29वां। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मीठे, मिठाई, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। हाँ जी, देखते हैं। मिठाई जो शब्द है वो मिठाइयाँ का एक वचन है। मिठाइयाँ का एक वचन मिठाई। चलिए 30वां प्रश्न। संस्कृत भाषा के शब्द जिनकी हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता वे कहलाते हैं? तत्सम, सरल, तद्भव, कठिन। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, मैं इसमें समय नहीं दूंगा, आप इसका तुरंत लगा दोगे कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में आते हैं, रूप परिवर्तन नहीं होता, तो वो तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, 30 का ए। चलिए 31वां। ऊषा उदास आती है, इसमें से किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उपमा, मानवीकरण, यमक, विभावना। हाँ जी, देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो अलंकार है वो है आपका मानवीकरण। कैसे मानवीकरण क्या होता है? ये पिछली बार भी ये उदाहरण आ चुका है, लेकिन चलिए मैं फिर समझा देता हूँ। मानवीकरण क्या होता है? जहाँ जड़ वस्तुओं पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है या मानवीय क्रियाएं कराई जाती हैं। जैसे बादल रोने लगा, पेड़ ने बाहें फैला दी, तो ये क्या हो रहा है? पेड़ भाई बाहें फैला रहा है, इसका मतलब मानवीय क्रियाएं कराते हैं। उसी तरीके से यहाँ कहा जा रहा है कि उषा जब आती है, उषा तो कैसी आती है? उदास आती है। उदास होता कौन है? मनुष्य। तो क्या हो रहा है? मानवीकरण हो रहा है। चलिए 32वां। अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है? अनुराग विराग, कटु मधुर, उन्नत उन्नति, अल्पज्ञ बहुज्ञ। हाँ जी, देखते हैं। देखिए, अनुराग का विराग होता है, कटु का मधुर होता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, लेकिन उन्नत का उन्नति नहीं होता। उन्नत आपका विशेषण है, और इसी की जब संज्ञा बन जाती है तो ये उन्नति बन जाती है। ठीक है, असल में उन्नत का क्या होता है? अवनत होता है, विलोम शब्द। चलिए अब आगे आपके गद्यांश की बारी। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ। देखिए, पढ़ते हैं इसको। ये जो है ये विवेकानंद जी से संबंधित है। पढ़ लेते हैं पहले। विवेकानंद के बचपन, यहाँ लिखा रह गया है, विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। ज्ञान, विज्ञान और तर्क से संपन्न युवक। श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे विवेकानंद। कर्मठ, साहसी, जुझारू एवं ओजस्वी युग पुरुष।
धर्म के पुनर्जागरण का बीड़ा उठाकर जब विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन में शिकागो में भाषण दिया तो समस्त जनता मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने दावा किया कि वेदांग दर्शन ही सर्वोच्च दर्शन है। 19वीं सदी के अंत तक जो लड़ाई धर्म के क्षेत्र में लड़ी जा रही थी, कालांतर में उसने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया। 1908 में गुप्त क्रांति के जो संगठन बने, उनका मुख्य प्रेरणा भी विवेकानंद की शिक्षाएं थी। विवेकानंद ने भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए प्रश्न देखते हैं। बीड़ा उठाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? संभाल लेना, पूरा करना, संकल्प करना, सोच लेना। हाँ जी, बीड़ा उठाना का अर्थ है संकल्प करना। जैसे कि मैंने बीड़ा उठाया है कि आपको दरोगा बनाकर ही मानूंगा, तो बीड़ा उठाना का मतलब संकल्प करना। चलिए 34वां। किस लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था? सुधार की, स्वदेश की, धर्म की या पुनर्जागरण की? तो आप आराम से लगा ही लोगे, अभी आप पढ़कर आए हो धर्म की, तो इसका सी सही हो जाएगा। चलिए 35वां। मंत्रमुग्ध के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हो सकता है? प्रेरित, अचंभित, मोहित या तृप्त? चलिए देखते हैं। मंत्रमुग्ध का अर्थ होता है मोहित हो जाना, ठीक है, किसी पर आसक्त हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना या मोहित हो जाना। चलिए 35वें का सी। 36वां देखते हैं कि निम्नलिखित में भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? ये है सरस ओस की बूंदें, यहाँ है मंजुल मोती, एक रम उपवन था नंदन वंशा सुंदर, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, और ओस बिंदु चुंग रही हंसनी मोती उनको जान। समय समाप्त। देख लेते हैं। देखिए भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी चीज को कुछ और समझ लिया जाए, वहीं क्या हो जाता है? भ्रम की स्थिति आ जाती है। भ्रम क्या होता है? जैसे रस्सी को सांप समझ लिया तो वो क्या हो गया? भ्रम हो गया, तो वहीं भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। ये है सरस ओस की बूंदें, यहाँ है मंजुल मोती। तो यहाँ पर निश्चय नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संदेह अलंकार। तो पहला ऑप्शन तो आपका संदेह अलंकार का है। दूसरा है एक रम्य उपवन था नंदन वंशा सुंदर, तो यहाँ तुलना की जा रही है तो उपमा हो गया। वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, तो यहाँ पर भी उपमा हो गया। ठीक है, अब बचाइए। ओस बिंदु चुंग रही हंसनी मोती उसको जान। अब देखिए भ्रम क्या हुआ है? हंस जो जो थी वो ओस की बिंदुओं को अर्थात ओस की बूंदों को चुंगने लग गई। अब क्या समझ के कि वो मोती हैं, तो उसने ओस की बूंदों को क्या समझ लिया? मोती समझ लिया। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? आपका भ्रांतिमान हो जाएगा। चलिए 36वें का डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए 37वां देखते हैं। अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं, रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? आस जगाना, स्थिति डावाडोल करना, स्थिति हिला देना, स्थिति मजबूत करना। हाँ जी, देख लेते हैं। जड़ जमा लेना ये है आपका मुहावरा। अब इस जड़ जमाने का मतलब होता है स्थिति मजबूत कर लेना। ठीक है, चलिए 38वां। तब तो बहता समय शिलासा जग जाएगा, जग नहीं जम जाएगा होगा। ठीक है, यहाँ जम कर लेना, इसको जम जाएगा। श्लेष रूपक उपमा यमक, कौन सा अलंकार है ये बताना है आपको। हाँ जी, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है वो उपमा अलंकार है, जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है या उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखते हैं किसकी तुलना। देखिए बहते हुए समय की तुलना शिला से की जा रही है। ठीक है, तो जिसकी की जाती है वो क्या कहलाता है? उपमेय। तो बहता समय क्या है? उपमेय। और शिला क्या हो जाएगा? उपमान। सा क्या है? वाचक है। और जग जाना, वो जम जाना क्या है? आपका साधारण धर्म है। जैसे शिला जमी हुई होती है, वैसे ही बहता हुआ समय भी क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है शिला से, किसकी? बहते हुए समय की। तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए 39वां। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल?
हाँ जी, चलिए देखते हैं। छात्र स्कूल गए थे। गए, अगर केवल गए होते तो हो जाता सामान्य भूतकाल, ठीक है। अगर होता छात्र स्कूल जा रहे थे तो हो जाता अपूर्ण भूतकाल, और यदि यह होता छात्र स्कूल गए होंगे तो हो जाता संदिग्ध भूतकाल। अब गए के साथ में थे दिया है तो हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। चलिए 40वां प्रश्न आखिरी आपका, कि 3 में और ना 13 में इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अनावश्यक, बुरा, तुच्छ, महत्वहीन। हाँ जी, चलिए देखते हैं। 3 में और ना 13 में का अर्थ होता है महत्वहीन, ठीक है। जैसे हमारा एक मित्र न 3 में है ना 13 में, अर्थात महत्वहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। चलिए, ये तो थे 40 प्रश्न। अगला जल्दी ही आपके सामने मैं एक और लेकर आऊँगा। आप लोग तैयारी अच्छी तरीके से करते रहिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ी मेहनत करिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।